की ओर और इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं, एक बार उसकी सूची आपके सामने पेश करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे अगर जहाँ तक जीडीपी की बात है तो FY26 में 6.3 से लेके 6.8% रहने का अनुमान इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। इतना ही नहीं, क्योंकि हम महंगाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर खाद्य महंगाई जो है इस पूरे वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में इसमें नरमी आने के संकेत इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसकी बात यहाँ पर की गई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो रिटेल महंगाई अनुमान के मुताबिक रहने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है इकोनॉमिक सर्वे में। इतना ही नहीं, रूरल की डिमांड में जो पिकअप आया है, जिस तरह से हमने रूरल कंजम्पशन को पटरी पर आते हुए देखा है, हालांकि उस तेज़ी से नहीं जितनी हमें उम्मीद थी, जितनी हमें संभावना थी उतनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक जो जर्नी है ये कंटिन्यू रहेगी। कुछ बड़ी बातें मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मनीष गुप्ता इकोनॉमिस्ट जो है हमारे जुड़ेंगे, उनसे भी एक टेक ले लेंगे। नियर टर्म ग्लोबल ग्रोथ का यहाँ पर जो है आउटलुक थोड़ा सा नर्म रहने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का जो फोकस है, जो इकोनॉमिक सर्वे में एक हिंट दिया गया है, R&D, MSME और कैपिटल गुड्स, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिहाज से सरकार का फोकस इसमें रहने की बात का जिक्र किया गया है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को अपने कोर पर फोकस करने के लिए सरकारों को अपने उनके रास्ते से हटना होगा, यानी उन्हें जो जिस तरह से आगे बढ़ना है उसके लिए एक पर्याप्त माहौल देने की बात भी इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। और भी बारीकी से बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाइलाइट्स निकल कर आ रही हैं इकोनॉमिक सर्वे की, जहां पर सबसे पहले जीडीपी 6.3, 6.8 FY26 में रहने की बात कही गई है। क्लियरली घरेलू मोर्चे पे अगर हम देखें तो काफ़ी सारी बातें खाद्य महंगाई को से लेकर और ऑलमोस्ट रिटेल महंगाई जो कि कंफर्टेबल बैंड में ही रहने की अनुमान जताए गए हैं। और खाद्य महंगाई दर जो है इस वित्त वर्ष के चौथे तिमाही में नर्म हो जाएगी, सॉफ्टन हो जाएगी, ये बात भी आई है। आपके लिए क्या क्या मेन बातें हैं इकोनॉमिक सर्वे में? मनीष गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मनीष गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर तमाम तरह की बातें जो सामने आ रही है, इसमें सरकार का फोकस जो कि एक बहुत बड़ा एक हिंट हो सकता है या एक ट्रैजेक्टरी हो सकती है, जो सरकार लगातार हम देख रहे हैं, इंटरिम बजट में भी इसका जिक्र हुआ है और अभी भी इस बात को जो है तवज्जो दी गई है। R&D पर ज़्यादा फोकस करेगी सरकार, MSMEs पर ज़्यादा फोकस करेगी और कैपिटल गुड्स, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिहाज से सरकार का पूरा ध्यान इसको पुश देने में ही रहेगा। जहाँ तक कृषि क्षेत्र की बात है, सरकार के मुताबिक यहाँ पर जो ग्रोथ दिखाई दे रही है वो इन लाइन है उनकी उम्मीदों के मुताबिक और शानदार ग्रोथ एक तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन ग्रामीण डिमांड में खपत जो है, कंजम्पशन जो है, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, जिसको और शायद बेहतर बनाने को लेके अहम कदम भी उठाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, अर्बन कंजम्पशन जो कि थोड़ा सा सबड्यूड रहा है, उसको लेकर अब देखना होगा किस तरह से जो है बातें सामने आएगी। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें, आउटपुट ग्रोथ की बात करें, रिसिप्लेशंस की बात करें, तो ये कुछ अपसाइड्स हैं जो कि मेंशन हुए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। ग्लोबल हेडविंड्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उनसे निपटने के लिए स्ट्रैटेजिक और एक पॉलिसी मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। ये बात इकोनॉमिक सर्वे में सामने आती हुई हमें दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, जिस तरह से सरकार का फोकस रहने वाला है उसमें अगर हम एक बार ग्लोबल कमोडिटीज़ का भी जिक्र किया गया है, जिनकी उम्मीद की जा रही है कि ओवरऑल ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन की ओर रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस को थोड़ा सा डीरेगुलेट करने के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट कदम जो है वो उठाने की बात भी यहाँ पर सामने की गई है। मनीष गुप्ता मेरे साथ इकोनॉमिस्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मनीष जी, आपके लिए अहम टेक अवे क्या होगा इकोनॉमिक सर्वे से? देखिए, सीधे सीधे मोदी जी का जो विजन है, निर्मला दीदी का जो विजन है, वो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। और वो अगर टारगेट पूरा होता है तो इसका मतलब है देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े, देश में सर्विस सेक्टर ग्रो किया जाए। इसके लिए क्या काम करना है? इसके लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो।
जिससे ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो सोशल डेवलपमेंट होगा, लोगों का भला होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा तो अल्टीमेटली वो पैसा घूमकर बाई हैंड टू अनदर हैंड सर्कुलेट होकर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप होगा। तो ये सरकार का सीधा सीधा प्लान देश के विकास का रोड मैप है। बट स्थिति ये है कि जो इकोनॉमिक सर्वे के रिजल्ट आए हैं जिसमें कह रहे हैं कि जीडीपी की फिलहाल जो ग्रोथ है वो और ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। हमें कम से कम 7.5% का टारगेट रखना पड़ेगा, तभी बात हमारी आगे बढ़ेगी। इस अदरवाइज हमारी ये स्थिति बहुत खुश होने वाली स्थिति नहीं है। देखिए 6.3 to 6.8 रहने का जो अनुमान है, ये अनुमान और बेहतर किया जाना चाहिए। अभी तो पूरे साल का अनुमान है, आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और 6 महीने में क्या डेवलपमेंट हो पाता है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए प्लान्स बड़े बड़े हैं, लेकिन देश की जो हालत में अगर आमूल परिवर्तन करना है तो इसके लिए काम ये करना पड़ेगा कि जो 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 बड़े डिसीजन है वो लेंगे, लेकिन उनके रिजल्ट 5 से 10 साल में आएंगे। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, अगर अभी इम्प्लीमेंट होगा तो 5 साल में इम्प्लीमेंट होगा, उसके रिजल्ट अगले 5 साल में आएंगे, 10 साल में मनीष आएंगे, गुप्ता 10 साल तक मोदी जी रहेंगे। मनीष गुप्ता जी, ये भाजपा रहेगी। जी मनीष गुप्ता जी, लेकिन एक जो अहम बात जिसके मेरे ख्याल से मार्केट भी इसको लेकर इंतजार कर रहा है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं, जिसका कोई मेंशन फिलहाल हमें इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिखाई दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, शायद समझ में आए। देखिए फिजिकल प्रूडेंस की हम बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, हम सबड्यूड अर्बन डिमांड और कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। इन पैमानों पर, क्योंकि ये 3 ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आप देखें इंडस्ट्री का फोकस रहने वाला है, आम टैक्स पेयर और मिडिल क्लास का भी फोकस रहने वाला है। इसको किस तरह से सरकार नेविगेट कर पाएगी? अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे से इसकी कोई लेकर हिंट मिल रही है तो आप क्या समझ रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से जो हिंट पीएम साहब ने दिए, निर्मला जी ने दिए हैं, अगर लाफत का जो लॉ है उसको अगर फॉलो किया जाए कि अगर ज्यादा टैक्स लेने से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन टैक्स रेट कम करने से टैक्स कलेक्शन बढ़ सकता है, ऐसा लाफर्स मान के एक इकोनॉमिस्ट ने यूएस में कहा था। तो अगर हम लाफर्स लॉ की बात करें और मोदी सरकार अगर लाफर्स लॉ को फॉलो करती है तो इसका मतलब है अगर टैक्स रेट में कमी की जाए या लोगों को टैक्स में छूट दी जाए तो उसका रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आएगा, उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। क्योंकि लोगों को लगता है टैक्स चोरी करके मुझे बचना क्या, 10-15%, उतना पैसा देके मैं अपने आप को संतुष्ट सुखी तो करूंगा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास करने के लिए टैक्स में छूट, बड़ी छूट देनी पड़ेगी। सरकार डीटीसी को लेकर पहले भी कई बार प्लान बना चुकी थी, डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड, इस बार भी ला पाएगी, मुझे इसमें संदेह है। लेकिन बड़ी छूट लेकर सरकार उस दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ा सकती है। तो अगर इनकम टैक्स में इस बार छूट मिलती है तो बजट पे एक बड़ा बोनस तो होगा ही। हाँ। देश में मध्यम वर्ग की कमर तोड़ महंगाई से राहत मिलेगी। वहां पर एक राहत की पुरजोर डिमांड है और जैसे कि आज हमने मोदी साहब को बोलते हुए भी सुना है कि मध्यम वर्ग और गरीबों पर लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो बजट कल अनाउंस होगा उसमें भी उस अनाउंसमेंट्स में भी हमें ये कृपा दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए। और इसी के साथ मुझे भी इस खास